या तो वो गोली अपनी सरदर्द के लिए पूछ रहे थे कि मेरे से ले लो, या शायद भूल गए हैं कि उनके अपने जहाजों पर जो गोलियां लगी हैं उनको पहले वो गिननी चाहिए। इस तरह की लैंग्वेज की शायद मोदी को आदत थी। हमारी फोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा एयर डिफेंस पर्पस बिल्ड है ईस्टर्न साइड के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और टाइमली है। हाईएस्ट डेलीगेशन गया है और इतनी हाई स्पीड वो दौरे कर रहे हैं। दहशतगर्दों के महागुरु नरेंद्र मोदी की जानिब से गीदड़ भभकियों का सिलसिला जारी है। कभी वो इश्तियाल अंगेज बयानात से पाकिस्तान के नौजवानों को धमकियां लगाते नजर आते हैं, तो कभी वो पानी को हथियार बनाकर पाकिस्तान प्यासा मारने की बड़के मारते हैं। और लगता ही यही है कि कोई बॉलीवुड की फिल्म चल रही है और जनाब उसके जो डायलॉग हैं वो मारे जा रहे हैं। मगर पाकिस्तान की भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ सिफारती मुहिम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दोस्त ममालिक के दौरे पर हैं। वो तुर्की, ईरान के बाद और आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा कर चुके हैं और उनकी अगली मंजिल ताजिकिस्तान है, जहां पर वो दुशंबे में ग्लेशियर्स पर आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी 29 मई से अवामी जमहूरियत चीन के खसूसी इंतजामी इलाके हांगकांग का 2 रोज़ा दौरा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सफारतकारी के बेहतरीन और हौसला अफजा नताइज आना शुरू हो गए हैं और अफगानिस्तान के रवैये में भी बड़ी तब्दीली देखने में आ रही है। अफगान तालिबान कमांडर सईदुल्लाह सईद ने फितना अल ख्वारिज को वार्निंग जारी करते हुए 2 टोक अल्फाज में वाज़े किया है कि पाकिस्तान में लड़ना जायज़ नहीं। अगर रियासती क़यादत पाकिस्तान ना जाने का हुक्म दे चुकी है तो इसके बावजूद वहां जाना दीनी नाफरमानी है। एक जगह से दूसरी जगह हमले करने वाले मुजाहिद कहना गलत है। अपनी अनाह या गिरोह की वाबस्तगी की बुनियाद पर किया गया जिहाद शरीयत के मुताबिक फसाद तस्वुर किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर इत्तेफाक हो गया है। ज़ायरीन के लिए पाक ईरान बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने, ज़ायरीन की सहूलत के लिए हॉटलाइन के क़याम का फैसला किया गया है। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया दिफाई तज्ज़ियाकार एयर कमांडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। खालिद साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, दहशतगर्दों के महागुरु भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से हम देख रहे हैं कि इश्तियाल अंगेज़ी और पुरतशद्दुद बयानात का जो खतरनाक सिलसिला है वो जारी है। कभी पानी बंद करने की धमकी देते हैं, कभी नौजवानों को ललकारते हैं। ये महज बिहार इलेक्शन की मुहिम का हम इसे हिस्सा समझें या पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुनज़्ज़म और ख़तरनाक मनसूबाबंदी की जा रही है? क्योंकि उनका जो बयान है रोटी या फिर गोली वाला, ये भी बड़ा ज़ेर बहस है। थैंक यू मैन और नजफ, आपका और आपके चैनल का शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं, मैं उन्हीं में से कमेंट करने की कोशिश करता हूँ। आपने कहा कि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि या फिर रोटी लो या मेरी गोली के लिए तैयार हो जाओ। और क्योंकि सुबह सुबह है तो मैं सख्त बातें नहीं करना चाहता, लाइटर नोट पे बात करता हूँ। या तो वो गोली अपनी सरदर्द के लिए पूछ रहे थे कि मेरे से ले लो, या शायद वो भूल गए हैं कि उनके अपने जहाजों पर जो गोलियां लगी हैं उनको पहले वो गिननी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ह्यूमिलिटी के साथ कह रहा हूं। तो क्योंकि अब 1.4 बिलियन लोग हैं, बॉलीवुड मूड बनाया हुआ है उन्होंने। और आपने नोट किया होगा कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अभी ये ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। तो वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि हिंदुस्तानी मेजॉरिटी लोग क्योंकि बॉलीवुड पसंद करते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, तो वो बड़ी बॉलीवुड की लैंग्वेज में कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जो भी है वो ट्रेलर था अभी और फिल्म पिक्चर बाकी। तो ये दुनिया में अब दुनिया बहुत आगे चली। वो गया वक्त जब हिंदुस्तान की रेलेवेंस इतनी ज्यादा थी और निस्बतन पाकिस्तान की कम थी कि वो जो बयान देते थे, आपने पास में नोट किया होगा कि दुनिया तकरीबन उनकी बात को मेजॉरिटी मुल्क जो खास तौर पर जिनका स्टेक ज्यादा होता था हिंदुस्तान के साथ, कारोबारी इंटरेस्ट होता था, इकोनॉमिक होता था, पॉलिटिकल और कोई और ट्रेडिशनल होते थे, वो फॉरेन अलाइनमेंट कर लेते थे हिंदुस्तान के साथ। इस दफा वो ऑलमोस्ट जैसे जिसको कहना चाहिए मिसफायर हुए सारे के सारे। इस बार तो सर ये भी रोना है कि नेपाल जैसा मुल्क जो है वो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, उसने कोई बयान नहीं दिया। जी, और पहले तो आपको पता है अमेरिका और सुपर पावर से भी हमें ऑलमोस्ट धमकी नहीं तो कम से कम जुबान सख्त इस्तेमाल होना हमारे खिलाफ शुरू हो जाती है। तो इस तरह की लैंग्वेज की शायद मोदी को आदत थी और उसको ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया पता था कि जब मैं ये करूंगा तो कोई ना कोई अलायंस मेरे साथ खड़ा है। अब तो आप इंडियन चैनल, मैं तो 900 चैनल्स में से कोई शायद 5-10 भी ना देख सकूं, क्योंकि आपको इतनी हिजान खेजी और इतना एक फिल्मी किस्म का माहौल लगता है। और आप जैसे एंकर काम है जो आराम से बोलते हैं, एक दूसरे सुनते हैं, वो तो ऐसा लगता है कि टीवी तोड़कर बाहर आ जाए।
तो अब वही पूछना शुरू हो गए जो चंद दिनों पहले या चंद हफ्ते पहले ऑलमोस्ट जंग जिता चुके थे, लाहौर पर कब्जा, खुदा न खास्ता कराची पर कब्जा। अब वही पूछना शुरू हो गए हैं कि आपने टेक होम क्या किया। जो न्यूट्रल, जो सेन आवाजें हैं, जाहिर है उनकी सुनता कम है कोई, लेकिन मेरे जैसे लोग उनको सुनना चाहते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तहम्मुल से सुनना चाहते हैं। अब वो सवाल कर रहे हैं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में हमने सिवाय एम्बैरेसमेंट के क्या कमाया। अगर पाकिस्तान पर चंद मिसाइल या ड्रोन या बॉम्ब आपने फेंक भी लिए हैं तो वही मकसद था हमारा। तो जाहिर है कोई भी दुनिया का बच्चे से भी पूछे तो अगर ये मकसद तो नहीं था, मकसद तो कोई बहुत बड़ा था। फिर 6 जहाज उनके लैंड नहीं कर पाए, मलबे गिरे उनकी जमीन पर, वो भी मकसद नहीं था। फिर जितनी पाकिस्तान ने बमबारी की 10 तारीख की सुबह को इतनी मैसिव की, जिसको मैं कहता हूं कि पाकिस्तान उससे पहले तक वॉर डिटरेंस मोड में था। यानी पाकिस्तान चाहता था कि हिंदुस्तान को जंग से खौफजदा करे। 6 जहाज मार गिराना भी मैंने आपको पहले भी रिपोर्टिंग हुई होगी और पाक फिजाई ने कंफर्म किया कि वो कम से कम 5 जहाज और मार सकते थे, लेकिन नहीं मारे क्योंकि हम जंग एस्केलेट नहीं करना चाहते थे, हम जंग डिटर करना चाहते थे। लेकिन हिंदुस्तान ने जब हमारे पर 7 ऑनवर्ड वेपन्स फेंकना शुरू किए, खासतौर पर 8-9 की रात को जब नूर खान एयरबेस और दूसरे बेसिस पर हमला किया, तो ये पाक फिजाइया ने और लीडरशिप ने और ओवरऑल मुल्क की आर्म फोर्सेस ने ये रियलाइज किया कि ये सीधे तरीके से ये बात नहीं चलेगी, जिसकी वजह से हमने वो मैसिव डिस्ट्रक्शन की। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब, अगर हम करंट सिचुएशन थोड़ी सी डिस्कस कर लें, उस हवाले से बात कर लेते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भारत के झूठे बयानी को बेनकाब करने के लिए दोस्त मुल्कों के दौरे पर हैं और आज वो आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान पहुंचेंगे। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि सफारती लिहाज और मौजूदा सूरत हाल में ये दौरे कितनी अहमियत के हामिल हैं, और साथ ही साथ बताइएगा ख़ास तौर पर भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंस और टाइमली है, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि हाईएस्ट डेलीगेशन गया है और इतनी हाई स्पीड वो दौरे कर रहे हैं, मतलब बड़ा प्रॉम्प्टली किया है उन्होंने, फौरी तौर पर। अब देखिए, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था नजफ कि अब वो जमाना नहीं रहा कि आप एक मीडिया पर बयान देंगे दुनिया मानना शुरू हो जाएगी। दुनिया स्टेक लेती है। और पाकिस्तान की एक और एंगल भी मैं आपको बताते चलूं कि जब दो मुल्क जंग लड़ते हैं तो वो सही या गलत अपनी परसेप्शन की वजह से लड़ते हैं। कम बहुत मुल्क इसके आपके अलावा, दोनों मुल्कों के अलावा होते हैं जिनका स्टेक होता है, जैसे पाकिस्तान के साथ तुर्की और चीन डट कर खड़े हो गए। बाकी उस और बहुत सारे और मुल्क सपोर्ट कर रहे थे। आज़रबाईजान ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन बहुत सारे मुल्क आपने नोट किया होगा वो थे जो वेट एंड सी और इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। और एक चौथी कैटेगरी आउटर मोस्ट सर्कल होता है जो सिर्फ अपने अपने वेपन्स गिन रहे होते हैं कि हमारा कितना बिका, क्या था फायर किया, कि इफेक्टिव कितना था, हमारा बिकेगा मार्केट में कि नहीं बिकेगा, वो कॉर्पोरेट एंगल से, इकोनॉमिक एंगल से सोच रहे होते हैं। बिल्कुल सर, भारत को ये भी बड़ी तकलीफ पहुंच रही है कि उनके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा। और हमने देखा कि तैयब उर्दवान साहब का जो बयान आया, आयतुल्लाह खामनेई साहब की जानिब से जो तस्वीर शेयर की गई और जिस तरह के इजहार किया गया पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का, यकजहती का और इसराइल के खिलाफ बयान आया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ चीन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बर्फ को पिघलाने में। सर, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट अगर हम देखें कि पाकिस्तान की कितनी मौसर सफारतकारी है ये कि फितना अल ख्वारिज के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर से जो बयान है वो सामने आया है। जी, बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं जब एयरफोर्स में था तो मैं एयर डिफेंस की एक सीनियर अपॉइंटमेंट में था जहां पे आपने एयर स्पेस मैनेज करनी होती है। ये दोनों तरफ का डिफेंस ऑल ओवर पाकिस्तान देखना होता है। सही। तो उस वक्त से मुझे एहसास है कि जब आप दो फ्रंट पर लड़ते हैं, तो दो फ्रंट पर आपको डुअल फ्रंट पे आपको केटर करना पड़ता है अपना डिफेंस। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी और अदरवाइज भी, कैपेबिलिटी वाइज भी बहुत चैलेंजिंग होता है। और ये तो हमेशा से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। एक छोटे से छोटा कोई भी शख्स, आम शहरी से भी पूछे तो वो बच्चा भी आज कह देगा कि नहीं, टू फ्रंट पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें हमारी फोर्सेस, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा एयर डिफेंस पर्पस बिल्ड है ईस्टर्न साइड के लिए, जो हिंदुस्तान की साइड है। हमें पता है कि उधर से खतरा है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव इकदाम है जिसको हमें एक्नॉलेज भी करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए और कैरी फॉरवर्ड भी करना चाहिए, ताकि हम उस बॉर्डर को कम से कम साइलेंट रखें। ट्रेडिशनली जब से आपने नोट किया होगा कि 10-15 साल पहले प्रेसिडेंट अशरफ गनी की हुकूमत से लेकर अब जब तालिबान की आ गई, तो हमें उधर से कोई ठंडी हवाएं जिसको कहते हैं नहीं है। और हिंदुस्तान चाहता था, क्योंकि वो इन्वेस्ट करता है। उस जमाने में उसने डैम बनाए अफगानिस्तान में, सड़कें बनाई, हॉस्पिटल बनाने शुरू कर दिए, लोगों की सिंपैथी लेना शुरू कर। तो ये बहुत पॉजिटिव इकदाम है। और ये जो मुल्क हमें सपोर्ट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है, ये बहुत ही पॉजिटिव है और बड़ा, मैं जैसे कहा कि बड़ा प्रॉम्प्ट है। हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा तकलीफ है। मेरे कुछ दोस्त फॉरेन ऑफिस में हैं,
उन्होंने कुछ कंफर्म किया मुझे कि हिंदुस्तान के जो डेलीगेशन जा रहे हैं जी। उसके दुनिया में लोग सबसे पहले उनसे सबूत मांग रहे हैं। वो कहते हैं हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अच्छा। आपने ना उस वक्त दिए ना अभी आप सपोर्ट, अभी आप उसको प्रूफ दे रहे हैं। तो दुनिया लॉजिक पे चलना शुरू हो गई है। पुराना जमाना नहीं है, कोई एक टीवी का चैनल था। पाकिस्तान में भी 200 चैनल है, हिंदुस्तान में 900 चैनल है। कुछ तो सही आवाजें होंगी ना। बिल्कुल और इसी ठीक। तरह फॉरेन ऑफिस और डिप्लोमेसी के अंदर भी लोग, अब वो जमाना नहीं रहा कि आप अपनी इतनी बड़ी आपकी नेशनल इंटरेस्ट हो के लोग बगैर सोचे समझे आपके झूठ के पीछे खड़े हो जाएं या आपको सपोर्ट बिल्कुल, भारत का झूठ का जो सौदा है वो इस वक्त कोई भी मुल्क जो है वो खरीदने को तैयार नहीं, चाहे वो बड़ा मुल्क है या छोटा मुल्क है, कोई बड़ी ताकत है या छोटी ताकत है। आप खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे।